Hello everyone, this is our video of psychology. Hello everyone, this is our part number 17 for educational psychology. Part number, I'm sorry. पार्ट नंबर 17 में हम डिस्कस करेंगे जो डेवलपमेंट की अलग अलग स्टेजेस हैं, जो चरण होते हैं उसके। यहाँ तक हम कर चुके हैं। ये जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के चरण स्टेजेस को बोलते हैं चरण। तो विकास के चरण, stages of development. Even though development is a continuous process, some theorists believe that various stages can be identified for the sake of locating major shifts and determining the developmental task. हालांकि विकास जो है वो एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन कुछ सिद्धांतवादी ये मानते हैं कि कुछ प्रमुख बदलावों को ढूंढने और विकास कार्यों को निर्धारित करने के लिए विभिन्न चरणों की पहचान की जा सकती है। आगे कहता है, इट मस्ट बी पॉइंटेड आउट दैट देयर इज नो शार्प डिवीजन लाइन बिटवीन देम। ये जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इन चरणों के बीच में, इन स्टेजेस के बीच में कोई शार्प लाइन नहीं है कि जिससे ये पता लग सके कि ये चरण या ये स्टेज यहां पर खत्म हो गई और यहां से दूसरी स्टेज स्टार्ट हो गई। ईच स्टेज हैज certain characteristic features and prepares the ground for the next stage. हर स्टेज क्या करती है, उसके अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं, विशिष्ट फीचर्स होती हैं, विशिष्ट गुण होते हैं हर स्टेज के अंदर, और वो क्या करती है, वो अगली स्टेज के लिए जमीन, धरातल तैयार करती है, बेस तैयार करती है। तो इसे आगे कहता है, some theorists have suggested stages in specific areas of development. कुछ सिद्धांतकार जो हैं उन्होंने विकास के विशिष्ट क्षेत्रों में चरणों का, जो स्टेजेस हैं उनका सुझाव दिया है। क्या सुझाव दिया है, क्या सजेस्ट किया है उन्होंने, वो देखते हैं। सबसे पहला है डेवलपमेंटल स्टेजेस। ये ए पार्ट है। ए लाइफ स्पैन perspective. A lifespan perspective means विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली जो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य। पर्सपेक्टिव को हिंदी में बोलते हैं परिप्रेक्ष्य, यानी ये एक लाइफ लॉन्ग चलने वाला प्रोसेस है। Most psychologists identify the following stages of development. बहुत से जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने ये स्टेजेस आइडेंटिफाई की हैं। कौन सी? पेरेंटल पीरियड, इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडोलसेंस। ठीक है। इसके बाद जैसे जो है, जो अर्ली अडल्टहुड आएगी, ठीक, तो डेथ तक इनको डिस्कस किया है। अब देखिए, जो पेरेंटल पीरियड है उसमें क्या होता है। पेरेंटल पीरियड पेरेंटल नहीं है, प्रीनेटल। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने इसकी प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग की। ये है प्रीनेटल पीरियड। प्रीनेटल जो पीरियड होता है ये फ्रॉम कॉन्सेप्शन टू बर्थ, जब से गर्भ धारण होता है उससे लेकर जन्म तक का ये जो समय होता है, इसे प्रीनेटल पीरियड कहते हैं। प्रीनेटल पीरियड मतलब प्रसव पूर्व काल। इन दिस पीरियड द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू ए ह्यूमन बॉडी विद इन द वूम। गर्भ के अंदर एक जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है, जीव जो होता है, वो मानव शरीर में परिवर्तित होता है। सेकंड है इन्फेंसी एंड टॉडलरहुड, बर्थ टू 2 years। इन्फेंसी शैशवा अवस्था, जो शिशुकाल होता है, शैशवा अवस्था से लेकर टॉडलरहुड मतलब बचपन तक,
टॉडलरहुड को आप एक तरह से बिल्कुल ये भी कह सकते हैं जैसे वो बच्चा, मतलब छोटा बच्चा होता है टॉडलर, ठीक है, तो बचपन तक की ये अवस्था होती है। रैपिड चेंजेस इन द बॉडी एंड ब्रेन हेल्प सेवरल सेंसरी, मोटर, सोशल एंड कॉग्निटिव कैपेसिटीज टू इमर्ज। इस अवस्था के दौरान शरीर और मस्तिष्क में बहुत तेजी से बदलाव होते हैं और वो बदलाव कई संवेदी, क्रियात्मक, सामाजिक और बौद्धिक कैपेसिटीज जो होती हैं, बौद्धिक क्षमताएं जो होती हैं, उनको इमर्ज करने में, उभरने में मदद करते हैं। ठीक है, यानी बहुत सारे रैपिड चेंजेस होते हैं और ये रैपिड चेंजेस सेंसरी, सेंसेस से संबंधित, मोटर जो एक्टिविटीज से संबंधित, सोशल, सामाजिक, कॉग्निटिव, माइंड से संबंधित कैपेसिटीज को उभरने में मदद करते हैं। तो इस दौरान जो है इनफेंसी टू टॉडलरहुड क्या क्या चेंजेस होते हैं? सेंसरी, मोटर, सोशल, कॉग्निटिव कैपेसिटीज में चेंजेस होते हैं। अर्ली चाइल्डहुड, जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है, बचपन जो होता है प्रारंभिक, इसमें क्या होता है? मोटर स्किल्स आर रिफाइंड। मोटर स्किल्स में रिफाइंड होती हैं, वो मतलब विकसित होती हैं, क्रियात्मक जो कौशल होता है वो विकसित होता है। लैंग्वेज डेवलप्स, फिर उसके बाद जो लैंग्वेज है वो डेवलप होती है। टाइज आर फॉर्म्ड विद पीयर्स, भाषा विकसित होने के बाद जो है, जो साथी होते हैं ना, पीयर्स, जो भी सगे संबंधी साथी जो होते हैं, उनके साथ संबंध बनते हैं। एंड द चाइल्ड लर्न्स थ्रू प्ले, और बच्चा खेल खेल में सीखता है। 2 से 6 साल तक मोटर स्किल्स रिफाइंड होते हैं, भाषा डेवलप होती है, साथियों के साथ संबंध बनते हैं और बच्चा खेल खेल में सीखने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड 6 to 12 years. These are the school years when the child acquires literacy skills, thought processes are refined, friendship emerge and self concept is formed. 6 से 12 साल तक का जो बच्चा होता है, ये स्कूल ईयर्स होते हैं उसके, और इन ईयर्स के दौरान बच्चा जो है वो लिटरेसी स्किल्स को ग्रहण करता है, पहली बात। उसके बाद विचार प्रक्रियाओं को विकसित किया जाता है, जो थॉट प्रोसेस हैं वो रिफाइंड होते हैं, परिष्कृत होते हैं, यानी उनमें और अच्छापन आता है। विचार का जो प्रोसेस होता है, जो एक तरह से आप कह लीजिए प्रक्रिया, प्रोसेस, प्रक्रिया, यानी विचारों की जो प्रक्रिया है वो विकसित होती है, फ्रेंडशिप उभर कर आती है और सेल्फ कॉन्सेप्ट इसमें बनता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट मतलब आत्म अवधारणा, आत्म अवधारणा, अवधारणा बनती है बच्चे की। नेक्स्ट है एडोलसेंस, 12 to 18 years। एडोलसेंस को बोलते हैं हम किशोरावस्था, ठीक है। ये 12 से 18 साल तक की अवधि होती है इसकी, एडोलसेंस की। तो इस अवधि में क्या क्या होता है वो देखते हैं। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय प्यूबर्टी विच सिग्नल्स द onset of rapid physical and hormonal changes। ये जो पीरियड होता है, इस अवधि को युवावस्था जो है वो चिन्हित करती है, उसके द्वारा ये मार्क किया जाता है, यानी इसके ऊपर डोमिनेंट फीचर किसका होता है? युवावस्था का। और इस अवस्था के दौरान बहुत तेजी से बदलाव होते हैं, शारीरिक और हार्मोनल जो चेंजेस होते हैं वो बहुत तेज होते हैं। इमरजेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है इसके अंदर। इमरजेंस ऑफ एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग मतलब अमूर्त सोच पैदा होती है, अमूर्त सोच, ठीक है, यानी एब्स्ट्रैक्ट होता है जिसकी कोई फॉर्म ना हो, तो वो थिंकिंग इसमें डेवलप होती है। सेक्सुअल मैच्योरिटी आती है। स्ट्रोंगर पियरटाइज मतलब दोस्ताना संबंध गहरे बनते हैं। सेंस ऑफ सेल्फ एंड ऑटोनॉमी
फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल, सेंस ऑफ सेल्फ एंड ऑटोनॉमी। इसमें क्या होता है, समय की जो खुद की भावना बनती है, यानी एक तरह से कह लीजिए उसका खुद को बच्चा मतलब पहचानने लगता है कि मैं मतलब हूं, मेरी भी कुछ पोजीशन है, मेरी भी लाइफ है, इस तरह से मतलब बच्चा अपने आप को सोचने लगता है। एंड ऑटोनॉमी फ्रॉम पेरेंटल कंट्रोल, और यहां पर उसे क्या चाहिए होता है, स्वायत्तता चाहिए होती है, माता पिता के नियंत्रण से आजादी चाहिए होती है, स्वायत्तता चाहिए होती है। वो मतलब स्वायत्तता के लिए कोशिश करने लगता है 12 से 18 साल में। नेक्स्ट है अर्ली अडल्टहुड। अर्ली अडल्टहुड कब से कब तक मानी है, 18 to 14 ईयर्स। This is the stage of life when the youngster leave home for the sake of education or find a career and to form intimate relationships leading to marriage and having children. इस स्टेज में 18 से 40 की जो स्टेज होती है, इस स्टेज में जो नौजवान होता है, जो जवान बच्चा होता है, वो घर छोड़ देता है किसके लिए, या तो शिक्षा के लिए या कैरियर को एस्टेब्लिश करने के लिए, मतलब अपना लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए। और इसमें वो इंटीमेट रिलेशनशिप बनाता है, इंटीमेट सघन रिलेशनशिप, सघन संबंध बनाता है, और वो संबंध उसे शादी तक लेके जाते हैं और बच्चे होने तक लेके जाते हैं। यानी वो जो है ऑपोजिट सेक्स के साथ, जैसे लड़का है तो लड़की के साथ, लड़की है तो लड़के के साथ, इस एज में आकर बहुत ही सघन संबंध बना लेते हैं, और वो संबंध ही शादी और बच्चों तक उनको लेकर जाते हैं। मिडल अडल्टहुड 40 to 60 ईयर्स। ये जो मिडल अडल्टहुड होती है, इस स्टेज के अंदर, एट दिस स्टेज द पर्सन इज एट द पीक ऑफ हिज हर करियर। इस स्टेज में इंसान जो है वो अपने करियर की चोटी पर होता है, शिखर पर होता है, ठीक है। देयर इज अ नीड टू हेल्प चिल्ड्रन बिगिन इंडिपेंडेंट लाइफ्स। यहां पर क्या क्या करना होता है इंसान को, एक तो उसे जरूरत होती है बच्चों को उनका स्वतंत्र जीवन शुरू करवाने में, जो उसके बच्चे होते हैं उन्हें स्वतंत्र जीवन शुरू करवाने में। एंड टू लुक आफ्टर ओन पेरेंट्स हु आर एजिंग, और अपने जो माता पिता हैं जो बूढ़े हो रहे हैं, उनके देखभाल करने की इस एज में जरूरत होती है। दो जरूरतें बताई मिडल अडल्टहुड की, एक जो चिल्ड्रन होते हैं उनको किसी तरह से अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ सेट करने के लिए पेरेंट्स कोशिश करते हैं, दूसरी अपने पेरेंट्स की जो कि बूढ़े हो चुके हैं, बूढ़े हो रहे हैं, उनकी देखभाल करने की इस एज में जरूरत उनको होती है। फिर है लेट अडल्टहुड 60 ईयर्स टिल डेथ, 60 से डेथ तक। दिस पीरियड इज मार्क्ड बाय रिटायरमेंट फ्रॉम वर्क। क्या चीज चिन्हित करती है इसको, पहला रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क, दूसरा डिक्रीज इन स्टेमिना, स्टेमिना की भी कमी हो जाती है, स्टेमिना मतलब दम आप कह सकते हो, दम कम हो जाता है, एंड फिजिकल हेल्थ, और किसमें गिरावट आ जाती है, शारीरिक स्वास्थ्य में। बॉन्डिंग विद ग्रैंड चिल्ड्रन, इस एज में आकर जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं उनके साथ बॉन्डिंग बन जाती है, एक अटूट सा रिश्ता बन जाता है। एंड डीलिंग विद इम्पेंडिंग ओल्ड एज, और इसमें उसे डील करना होता है किसके साथ, इम्पेंडिंग ओल्ड एज, जो बुढ़ापा है उससे निपटने के लिए। एंड डेथ ऑफ सेल्फ एंड स्पाउस, और खुद की डेथ या पति या पत्नी में से किसी एक की डेथ, इन चीजों के द्वारा इस एज को मार्क किया जाता है। यानी इस एज के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं, क्या मतलब उसमें चिन्ह आपको मिलेंगे, क्या साइंस आपको मिलेंगे। रिटायरमेंट फ्रॉम द वर्क, स्टेमिना में कमी आ जाएगी, फिजिकल हेल्थ में कमी आ जाएगी, बॉन्डिंग बन जाएगी ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ, जो ओल्ड एज है उससे उनको डील करना होता है, और खुद की या पत्नी की, या अगर वो लेडी है तो खुद की या पति की डेथ जो है वो इस एज में आकर हो जाती है। नेक्स्ट इसमें है लाइफ रेनबो, ये दिखा रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हो चाइल्ड है, फिर स्टूडेंट है, फिर
लेजरल है, फिर सिटीजन, वर्कर और होम मेकर और पेरेंट। ठीक है, तो ये एज दिखा रखी है, एजेस हैं, जैसे इन्फेंसी हो गई, फिर 5 से 10 साल तक का ये ग्रोथ हो गया, फिर एक्सप्लोरेशन मतलब बाहर निकलता है वो 15 से 24 साल तक, 25 साल तक, फिर उसके बाद 25 से 44 तक उसके बच्चे वगैरह पैदा होते हैं, उसकी फैमिली बनती है, फिर मेंटेनेंस करता है वो अपने करियर वगैरह सभी चीज़ों की, और फिर जो है डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है लाइफ का। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बी जो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट है। अब देखिए उनकी क्लासिफिकेशन कर रखी है, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जनरली अडॉप्टेड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी। आमतौर पर एजुकेशनल साइकोलॉजी में जो शैक्षिक मनोविज्ञान है उसमें आमतौर पर जो अपनाए गए विकास के चरण हैं उनका वर्गीकरण कैसे किया गया है। पहला है इन्फेंसी, फिर चाइल्डहुड। इन्फेंसी मानी है बर्थ टू 5 to 6 years, चाइल्डहुड मानी है 5 to 6 to 12 years, अडोलसेंस मानी है 12 से 13 साल से लेके 18 से 19 साल तक, और अडल्टहुड मानी है 18 से 19 साल से लेकर डेथ तक। क्लियर है। अब देखते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड क्या है। Although infancy is generally considered as the period from birth to around 5 to 6 years, हालांकि इन्फेंसी जो है वो कहां से कहां तक मानी है, जन्म से लेके 5 से 6 साल तक जब बच्चा होता है उस एज तक जो है इन्फेंसी मानी है। दिस स्टेज इज कंसिडर्ड टू बी अप टू 2 years, इस स्टेज को 2 साल तक भी माना जाता है, ऑफ एज ओनली, सिर्फ 2 साल की एज तक भी माना गया है। व्हेन अर्ली चाइल्डहुड, जहां पर अर्ली चाइल्डहुड डिस्कस की जाए जो 2 से 6 साल की होती है, इज रेफर्ड, मतलब जहां पर देखिए वैसे तो इन्फेंसी को क्या मानेंगे हम, बर्थ टू 5 to 6 years, ठीक है, लेकिन अगर कहीं पर इन्फेंसी कंसीडर कर ली, सॉरी इन्फेंसी कंसीडर नहीं की, कहीं पर अर्ली चाइल्डहुड कंसीडर कर दिया, और अर्ली चाइल्डहुड कहां से कहां तक होता है, 2 years to 6 years, तो इन्फेंसी कहां तक बच गई, बर्थ टू 2 years। ठीक है, अगर अर्ली चाइल्डहुड रेफर किया है कहीं पर तो इन्फेंसी बचती है बर्थ टू 2 years। क्लियर है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल की एज में मानी गई है। देन द एज ऑफ 6 to 12 years of age इज कॉल्ड लेटर चाइल्डहुड, और ऐसी अवस्था में 6 से 12 साल की जो एज है उसे लेटर चाइल्डहुड कहा गया है। अब एक नोट दे रखा है, हरलॉक कंसिडर्ड इन्फेंसी एज द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू 2 weeks ओनली। अब हरलॉक जो है उसने क्या माना है कि इन्फेंसी होती है बर्थ से 2 वीक तक बस। ठीक है, यानी जन्म से आगे आने वाले जो 15 दिन हैं उन तक। एज रेंज फ्रॉम 2 weeks to 2 years was named as babyhood by हरलॉक। तो 2 weeks to 2 years, मोस्ट ऑफ द साइकोलॉजिस्ट ने इसे माना है इन्फेंसी की स्टेज में, लेकिन हरलॉक ने इसे बेबीहुड का नाम, BABY बेबीहुड का नाम दिया है। उनके अकॉर्डिंग इन्फेंसी कहां से कहां तक है, बर्थ टू 2 weeks। ठीक है, नेक्स्ट ये स्टेजेस और जो क्लासिफिकेशन थी स्टेजेस की वो हमने देखी। अब जो है आगे इसके अलावा भी कुछ स्टेजेस हैं बिसाइड दिस जनरल क्लासिफिकेशन अडॉप्टेड बाय वेरियस साइकोलॉजिस्ट्स। ये जो क्लासिफिकेशन थी जो अभी हमने की, जिसके अंदर 5 से 6 साल तक शैशवावस्था जो है वो जन्म से लेकर 5 से 6 साल तक, फिर बचपन 12 साल तक, मतलब 5-6 साल से 12 साल तक, उसके बाद किशोरावस्था जो 12-13 साल से 18-19 साल तक, और प्रौढ़ावस्था जो 18-19 साल से लेकर डेथ तक चलती है। इसके अलावा मतलब ये तो वेरियस साइकोलॉजिस्ट ने इसको एक्सेप्ट किया है, इसके अलावा कुछ साइकोलॉजिस्ट ऐसे हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशंस ऑफ डेवलपमेंटल स्टेजेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट्स। कुछ अलग अलग साइकोलॉजिस्ट्स हैं, उन्होंने अलग अलग अपनी
क्लासिफिकेशन की है, जो स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, उनकी सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, उनमें से कुछ यहां पर दी गई हैं। जैसे कोल के अकॉर्डिंग, तो ये जो हैं ये स्टेजेस आप अपने आप पढ़ लेंगे, क्योंकि इनको सिर्फ रटना है, इनमें और कोई मदद नहीं हो सकती मेरी तरफ से, तो आप इनको पढ़ लेना। आगे है इसमें इन्फ्लुएंसेस ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के ऊपर जो प्रभाव हैं वो, और फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट, या वो फैक्टर्स, वो तथ्य जो डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। ठीक है, फैक्टर्स क्या क्या हैं, विकास के ऊपर प्रभाव डालने वाले क्या क्या कारक हैं, अब उन कारकों की हम बात करेंगे। It is important to understand the factors that determine the course of development. ये बहुत ही जरूरी है कि विकास के कोर्स को, विकास के बढ़त को, जो उसका कोर्स चलता है, जो डेवलपमेंट का कोर्स है, उसको निर्धारित करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको समझना बहुत ही जरूरी है। Each one of us is a product of genetic factors and environmental influences. हम में से हर इंसान जो है वो अपने आनुवंशिक कारकों और पर्यावरण के प्रभावों का एक उत्पाद है। Let us now look at the contributions of heredity and environment in some detail. हमने पीछे भी देखा था हेरिडिटी और एनवायरमेंट के ऊपर, लेकिन अब जो है हम इस चीज को बिल्कुल डिटेल में देखेंगे कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट का हमारे ऊपर क्या प्रभाव होता है। इसमें सबसे पहले आया है वुडवर्थ ने कहा है, हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन द इंडिविजुअल व्हेन ही बिगिंस लाइफ। वुडवर्थ के अनुसार जो है आनुवंशिकता उन सभी कारकों को शामिल करती है अपने अंदर जो व्यक्ति में उस समय उपस्थित होते हैं जब वो जीवन को शुरू करता है। यानी जीवन के शुरू होने के समय व्यक्ति में ये सब कारक जो हैं वो शामिल होते हैं। आगे क्या कहता है, When he begins life, not at birth, जब वो जीवन की शुरुआत करता है, बर्थ के समय नहीं, जन्म के समय नहीं, बट एट द टाइम ऑफ कॉन्सेप्शन, अबाउट 9 months बिफोर बर्थ। ये चीज हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन किस समय, गर्भ धारण के समय, जन्म से भी 9 महीने पहले जो कारक थे किसी भी व्यक्ति के अंदर, वो सारे के सारे कारक इसने किस में माने हैं, हेरिडिटी में माने हैं। डगलस एंड हॉलैंड डिफाइंड हेरिडिटी एज, डगलस और हॉलैंड ने हेरिडिटी को कैसे डिफाइन किया है, वंस हेरिडिटी कंसिस्ट्स ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर्स, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज derived from parents, other ancestry और species। इसकी हिंदी में आपको बता दे रहा हूं, किसी की आनुवंशिक जो संरचना है, वो जो आनुवंशिकता है, उसके अंदर सभी संरचनाओं, भौतिक विशेषताओं, कार्यों या माता पिता या अन्य वंश या प्रजातियों से प्राप्त क्षमताओं से मिलकर आनुवंशिकता बनती है। यानी किसी भी इंसान के अंदर जो आनुवंशिकता है वो कैसे बनती है, वो बनती है सभी संरचनाओं से, ऑल द स्ट्रक्चर्स से, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो भौतिक विशेषताएं होती हैं, शारीरिक जो विशेषताएं होती हैं, फंक्शंस और कैपेसिटीज डिराइव्ड फ्रॉम पेरेंट्स, जो कार्य क्षमताएं हैं जो पेरेंट्स से या दूसरे एंसेस्ट्रल्स, जो अपने पूर्वज या जो दूसरी प्रजातियां हैं अपने पूर्वजों की, उनसे जो कार्य क्षमताएं ली गई हैं, उन सब से मिलकर निर्माण होता है किसका, हेरिडिटी का। नेक्स्ट है इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस, किसके ऊपर, हेरिडिटी और इन चीजों के ऊपर जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस क्या क्या हैं वो देखते हैं हम। एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन, द ओवम ऑफ द मदर and the sperm cell of the father unite to form a new cell। क्या होता है कि जब
गर्भ धारण के समय जो है मां के अंडाशय और पिता के शुक्राणु वो एक नया सेल बनाने के लिए एकजुट होते हैं। द स्मॉल पार्टिसिपल्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल आर कॉल्ड क्रोमोसोम्स। द क्रोमोसोम्स एग्जिट इन पेयर्स। जो स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं सेल के उन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं, और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर्स में होते हैं। आगे इसमें देखते हैं क्रोमोसोम्स को क्या बोलते हैं, गुणसूत्र। गुणसूत्र जो हैं वो किसमें होते हैं, जोड़ों के अंदर होते हैं। द ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स। एक ह्यूमन सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और 46 के कितने पेयर्स हुए, 23 पेयर्स। तो एक ह्यूमन सेल के अंदर कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़े। लेकिन कितने गुणसूत्र होते हैं, 46 गुणसूत्र। वन मेंबर ऑफ ईच पेयर comes from the mother and the other one from the father। देखिए हर सेल के अंदर 23 जोड़े होते हैं, और हर जोड़े के अंदर एक जो गुणसूत्र होता है वो पिता की तरफ से, और एक गुणसूत्र मदर की तरफ से, मां की तरफ से। इस तरह से आता है। क्रोमोसोम्स स्टोर एंड ट्रांसमिट जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं, वो क्या करते हैं, वो स्टोर करते हैं और ट्रांसमिट करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, यानी जो जीव की जो इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर और ट्रांसमिट करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। द जीन्स which are the actual trait carriers or the basic unit of heredity are found in very large numbers in each chromosome। जो जीन होते हैं जो कि वास्तविक गुणवाहक या अनुवांशिकता की मूल इकाई हैं। देखिए जो हेरिडिटी की मूल इकाई है वो क्या है, वो जीन है, ठीक है। या जो एक्चुअल ट्रेट कैरियर, जो विशेषता के वाहक होते हैं, जो गुण को लेकर चलते हैं, पारिवारिक गुण को, तो जो गुण को लेकर चलते हैं या जो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी है वो क्या है, वो जीन है। और ये जीन हर क्रोमोसोम में काफी संख्या में पाए जाते हैं। यानी एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम, CHRO क्रोमोसोम, और हर क्रोमोसोम में, एक क्रोमोसोम में मैनी जीन्स। जीन की स्पेलिंग है GENES, मैनी जीन्स। और ये जीन्स ही हेरिडिटी के असली वाहक होते हैं, यानी हेरिडिटी जीन्स से पहचानी जाती है। नेक्स्ट है द फर्टिलाइज्ड जाइगोट brings together various combinations of chromosomes। जो फर्टिलाइज जाइगोट है, उर्वरित युग्मनज है, वो गुणसूत्रों के विभिन्न संयोजनों को एक साथ लाता है। यानी जो कॉम्बिनेशन बनते हैं गुणसूत्रों के, उनको एक साथ कौन लेकर आता है, युग्मनज, जाइगोट। इन दिस वे, इस तरीके से डिफरेंट जीन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ईच चाइल्ड ऑफ द सेम सेट ऑफ पेरेंट्स। और इस तरीके से एक ही माता पिता से पैदा हुए जो अलग अलग बच्चे हैं उनमें अलग अलग जीन्स आ जाते हैं। ड्यू टू दिस रीजन ईच चाइल्ड बियर्स ग्रेटर सिमिलरिटी टू हिज और हर ब्लड रिलेटिव्स देन टू एनीवन एल्स। और इसी वजह से, इसी कारण से हर बच्चा जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा समानता होती है अपने ब्लड रिलेटिव्स के साथ बजाय किसी और के साथ। यानी किसी और से उसको इतनी समानता नहीं मिलती, यानी और किसी जैसा वो नहीं होता, अपने परिवार जैसा ही बच्चा बनता है।
एट द सेम टाइम देर आर ऑल्सो मैनी डिफरेंसेस अमंगस्ट ब्लड रिलेटिव्स, और इसी के साथ साथ जो अलग अलग जीन लेकर जाए जाते हैं किसके द्वारा, जो फर्टिलाइज्ड जो जायगोट होते हैं उनके द्वारा, तो उनकी वजह से एक ही परिवार के सदस्यों में बहुत सारे डिफरेंसेस भी पाए जाते हैं। जेनोटाइप्स एंड फेनोटाइप्स। अभी जेनोटाइप्स और फेनोटाइप्स क्या होते हैं इसे भी समझते हैं। जेनेटिक ट्रांसमिशन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। जो जेनेटिक जेनेटिक ट्रांसमिशन है, जो हस्तांतरण है, जेनेटिक हस्तांतरण, वो एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इसमें क्या होता है, मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वी ऑब्जर्व इन ह्यूमन बीइंग्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ जीन्स। जो बहुत सारी विशेषताएं हम किसी भी इंसान के अंदर देखते हैं वो किसका परिणाम होती हैं, वो कॉम्बिनेशन होती हैं बहुत सारे जीन्स का, यानी बहुत से जीन्स मिलकर ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सामने लेकर आते हैं। इननंबरेबल permutations and combinations of genes are responsible for the large differences in physical and psychological characteristics। जो असंख्य बहुत सारे जो होते हैं, आप कह सकते हो कि जो असंख्य जो जीन होते हैं ना, उनका जो क्रम परिवर्तन होता है, परम्यूटेशंस, क्रम परिवर्तन, और जो कॉम्बिनेशन होता है, जो उनका समायोजन आप कह सकते हो, जो समायोजन होता है जीन्स का, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उत्तरदायी है जो लार्ज डिफरेंसेस होते हैं फिजिकल और साइकोलॉजिकल एक इंसान से दूसरे इंसान में, उनके लिए ये चीज जिम्मेवार है। क्या, जीन्स का, बहुत सारे जीन्स का एक तो कॉम्बिनेशन, उनका समायोजन, और इनका जो क्रम परिवर्तन है, प्रीम्यूटेशन है, पर म्यूटेशन है, जो क्रम परिवर्तन, ये चीजें रेस्पॉन्सिबल हैं अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। आगे क्या कहता है, ओनली आइडेंटिकल और मोनोजाइगोनेटिक ट्विन्स हैव एग्जैक्टली द सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स and genes as they are formed by duplication of the single zygote। जब एक ही युग्मनज का डुप्लीकेशन होता है, उसकी कॉपी कर दी जाती है, और उस डुप्लीकेशन से जब दूसरा बच्चा पैदा होता है, दूसरा बच्चा बनता है, वो ट्विन्स होते हैं, और उनके अंदर जो है मोनोजाइगोटिक होते हैं। ये इनमें बहुत सारी विशेषताएं जो है समान होती हैं, क्योंकि उनमें सेम सेट ऑफ क्रोमोसोम्स और जीन्स, उनके जीन्स और क्रोमोसोम्स के जो सेट हैं वो सेम जाते हैं, एक जैसे होते हैं। तो ये जो है इनमें एक समानता जो है वो ले आता है। क्या, जो बहुत सारे जो आप कह सकते हो गुणसूत्र और युग्मनज जो होते हैं, जो एक साथ जो जाते हैं, जीन्स और क्रोमोसोम्स, जीन्स और क्रोमोसोम्स, तो ये जो जीन और क्रोमोसोम हैं, जो गुणसूत्र और जीन एक जैसे जब अलग अलग बच्चों में पहुंचते हैं डुप्लीकेशन की मदद से, तो वो एक समान दिखते हैं। तो यहां से देखिए निकल के क्या आ रही है बात, वो हमें समझनी है। यहां हम जेनोटाइप्स के बारे में थोड़ा सा देख रहे हैं। मोस्ट ट्विन्स आर फ्रेटर्नल और डाइजाइगोनेटिक। बहुत सारे जो ट्विन्स होते हैं वो भ्रातृ यमज या द्वियुग्मजी होते हैं। उनमें दो जाइगोट होते हैं, या जो एक तरह से भ्रातृ युग्मज आप कह सकते हो, भ्रातृ यमज या द्वियुग्मज जो युग्मनज होता है, वो बहुत सारे ट्विन्स में ये चीज मिलती है। ठीक है, who develop from two separate zygotes। ये किससे डेवलप होते हैं, दो सेपरेट जाइगोट्स से डेवलप होते हैं, यहां कॉपी नहीं होती। These fraternal twins, ये जो भ्रातृ युग्मज के
यमज के जो भ्रातृ यमज के जो ट्विन्स होते हैं, मे रिजेंबल ईच अदर लाइक ब्रदर एंड सिस्टर बट दे विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर इन मैनी वेज। वो बहन भाई जैसे या भाई भाई जैसे या बहन बहन जैसे थोड़े से एक दूसरे से उनकी शक्लें मिल सकती हैं, लेकिन बहुत से मामलों में वो एक दूसरे से अलग होंगे, क्योंकि सेपरेट जाइगोट से वो जीन्स और जो क्या बोलते हैं क्रोमोसोम्स वो पहुंचे हैं, यहां डुप्लीकेशन नहीं हुई है। जीन्स कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। जीन्स क्या हो सकते हैं, वो डोमिनेंट हो सकते हैं, प्रभावशाली हो सकते हैं, जीन्स प्रभावशाली हो सकते हैं, या दूसरा क्या कहा इसने, रिसेसिव हो सकते हैं। रिसेसिव से अर्थ है अव्यवस्थित, यानी थोड़े से बिखरे हुए, अव्यवस्थित, व्यवस्थित, ठीक है, अव्यवस्थित भी हो सकते हैं। द डोमिनेंट जीन, तो जो डोमिनेंट जीन है देयरफॉर is the one responsible for a particular trait to show up in a person। तो जो डोमिनेंट जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी इंसान के अंदर जो पर्टिकुलर ट्रेट, एक विशिष्ट गुण जो हमें दिखाई देता है, उस विशिष्ट दिखने वाले गुण के लिए एक डोमिनेंट प्रभावकारी जो जीन है, प्रमुख जो जीन है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है। आगे ये कहता है ये, हाँ, द कैरेक्टरिस्टिक्स विच शो अप एंड आर डिस्प्लेड, फॉर एग्जाम्पल आई कलर, आर कॉल्ड फेनोटाइप्स। जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देती हैं, उदाहरण के लिए आप ले सकते हो आंखों का रंग, उनको कहते हैं फेनोटाइप्स, यानी शारीरिक रूप से दिखाई दी जाने वाली जो क्वालिटीज हैं उनको फेनोटाइप्स कहा जाता है। इसके लिए जो प्रमुख जीन है वो उत्तरदायी होता है, उसी की वजह से ये सब काम होता है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं द रिसेसिव जीन। जो रिसेसिव जीन है, जो आप कह सकते हो अव्यवस्थित जो जीन है, डज नॉट शो अप एज अ ट्रेट। अव्यवस्थित जीन कोई ट्रेट, कोई क्वालिटी नहीं दिखा सकता, अनलेस पेयर्ड विद अनदर जीन जस्ट लाइक इट, जब तक के इसी जैसे दूसरे किसी जीन के साथ इसे जोड़ ना दिया जाए। द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर कैरिड जेनेटिकली एज रिसेसिव जीन्स, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो गुण होते हैं, दैट आर कैरिड जेनेटिकली, जो जीन्स के द्वारा कैरी की जाती हैं, आगे ले जाई जाती हैं, एज रिसेसिव जीन्स, अव्यवस्थित जीन्स के रूप में, बट आर नॉट डिस्प्लेड, आर कॉल्ड जेनोटाइप्स। फेनोटाइप्स कौन सी हुई, ये इंसान है, इसकी ये मोटी मोटी आंखें हैं, ये बड़ा सा नाक है, ये हुई फेनोटाइप्स, ठीक है। लेकिन जो अव्यवस्थित जीन है, जो उन क्वालिटीज को आगे ले जाता है, जब तक उसे दूसरा जीन नहीं मिलता तब तक वो उनको नहीं शो ऑफ होने देगा। तो जो अव्यवस्थित जीन है, जो क्वालिटीज को लेके जाता है, और वो क्वालिटीज जो दिखाई नहीं पड़ती, उन्हें हम कहते हैं जेनोटाइप्स। तो जेनोटाइप्स कौन सी, जीन्स लेके जाते हैं, और ये जीन्स कौन से होते हैं, रिसेसिव जीन्स, RECESSIVE, रिसेसिव, अव्यवस्थित जीन्स द्वारा जो क्वालिटीज दिखाई नहीं पड़ती, होती तो हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ती, नजरों से हम उनको नहीं देख सकते, दैट इज नोन एज जेनोटाइप्स। और फेनोटाइप्स होता है, जो फेनोटाइप्स होता है, फेनोटाइप्स वो भी जीन्स की ही मतलब क्वालिटीज होती हैं, जीन्स ही उन क्वालिटीज को लेके जाते हैं, लेकिन
ये दिखाई पड़ती हैं, दीज क्वालिटीज आर विजिबल। ठीक है, क्लियर है। तो जो फेनोटाइप्स है उसमें क्वालिटीज विजिबल होती हैं, जेनोटाइप्स में क्वालिटीज विजिबल नहीं होती हैं। आगे देखते हैं। Genotype therefore refers to the actual genetic material or a person's genetic heritage, while phenotype refers to the individual's physical and behavioral characteristics which are determined by both genetic and environmental factors। तो जेनोटाइप जो होता है, ये क्वालिटीज तो दिखाई नहीं देती, जेनोटाइप वाली क्वालिटीज तो दिखाई नहीं देती, लेकिन होती हैं। तो ये वास्तविक जो आप कह सकते हो जेनेटिक हेरिटेज जो है किसी भी इंसान की, जेनेटिक हेरिटेज मतलब यहां पर आप लगा सकते हो कि जो वंशानुगत जो कुछ क्वालिटीज होती है ना इंसान के अंदर, पेरेंट्स से मिलने वाली या अपने परिवार से मिलने वाली कुछ जो क्वालिटीज होती हैं वो जेनोटाइप्स के अंदर होती हैं। तो जेनोटाइप्स इसको वो लेके जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर फेनोटाइप क्या चीज है? फेनोटाइप वो चीज है जो किसी इंसान के फिजिकल और बिहेवियर कैरेक्टरिस्टिक्स को हमें दिखाती है। और ये किससे प्रभावित होती हैं? ये डिटरमाइंड होती हैं, निर्धारित की जाती हैं दो चीजों के द्वारा, एक तो जेनेटिक और दूसरा एनवायरमेंटल। दो फैक्टर इसमें लगते हैं, जेनेटिक फैक्टर और एनवायरमेंटल फैक्टर। दोनों ही फैक्टर्स इसके अंदर काम करते हैं। तो फेनोटाइप में कौन से फैक्टर काम करते हैं? जेनेटिक प्लस एनवायरमेंटल। ठीक है, एनवायरमेंटल। तो ये तो हुए दो फेनोटाइप में। जेनोटाइप में सिर्फ जेनेटिक। ठीक, क्लियर है। आगे देखते हैं। What determines the sex of a child? बच्चे का लिंग किस चीज से निर्धारित होता है? तो इसमें जो भी कुछ लिख रखा है वो आप पढ़ लेना। इसमें कोई खास मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है जिसका आपको पता ना हो। जो मदर होती है उसमें दो पेयर होते हैं, एक्स एक्स। फादर में होता है एक्स और वाई। ठीक है, जब बच्चे का गर्भ धारण होता है तो उस समय पे अगर मां से एक्स मिला और इधर पिता से एक्स मिला तो बच्चा होगा गर्ल। ठीक है, फिर मां से ये एक्स अगर मिल गया, ये पिता से फिर से एक्स मिल गया तो भी गर्ल। लेकिन मां से चाहे ये एक्स मिले चाहे ये एक्स मिले, लेकिन पिता से वाई ही मिलना चाहिए तो बॉय। ठीक है, तो आमतौर पर जो देखा जाता है जिसमें फीमेल्स को मतलब लड़का या लड़की पैदा करने के लिए जिम्मेवार माना जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल जो होता है वो फादर होता है। फादर के जो जीन्स होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल इसमें होते हैं। मतलब ये जो एक्स और वाई जो होते हैं, ये इसके अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं ये इसमें रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर है। तो कॉम्बिनेशन आपको ध्यान रखना है। अगर एक्स एक्स बनता है, चाहे वो किसी भी सूरत में बने, एक्स एक्स तो फीमेल एंड एक्स एंड वाई तो मेल। क्लियर है, यही इसमें बता रखा है। नेक्स्ट इसमें दे रखा है एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस। जो ग्रोथ के ऊपर, डेवलपमेंट के ऊपर जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? एवरीथिंग दैट इन्फ्लुएंसेस द चाइल्ड अपार्ट फ्रॉम हिमसेल्फ, व्हाट ही इनहेरिट्स फ्रॉम हिज पेरेंट्स एंड एंसेस्टर्स इज हिज एनवायरमेंट। जो कुछ भी बच्चे के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, जो भी कुछ प्रभावित करता है सिवाय दो चीजों के, या तो वो चीजें उसने अपने पेरेंट्स से प्राप्त की हों या वो चीजें उसने अपने एंसेस्टर्स से प्राप्त की हों, अपने पूर्वजों से प्राप्त की हों। तो इन दो चीजों को छोड़कर जो कुछ बच्चे के ग्रोथ को या बच्चे को प्रभावित करता है वही एनवायरमेंट है। डगलस एंड हॉलैंड डिफाइंड एनवायरमेंट एज, डगलस और हॉलैंड ने एनवायरमेंट को कैसे डिफाइन किया है? ए वर्ड विच डिस्क्राइब्स इन द एग्रीगेट ऑल ऑफ द एक्सट्रिंसिक, यानी एक्सटर्नल जो फोर्सेस हैं, फोर्सेस, इन्फ्लुएंसेस एंड कंडीशंस। एक ऐसा शब्द जो कंप्लीट तौर पर इस
बात को वर्णित करता है। किस बात को? कि जो मनुष्य के ऊपर जो है जिस भी बाह्य शक्तियों या परिस्थितियों का जो प्रभाव पड़ता है, जो बाहरी फोर्सेस होती हैं या जो परिस्थितियां होती हैं, कंडीशंस होती हैं, उनका जो प्रभाव पड़ता है, उसे जो एक समग्र रूप से डिस्क्राइब करे, उसे एनवायरनमेंट कहते हैं। और ये जो प्रभाव पड़ता है ये कैसा होता है? विच अफेक्ट द लाइफ, जो जीवन को प्रभावित करते हैं। नेचर, व्यवहार, मतलब बंदे की कैसी नेचर है, उसकी प्रकृति कैसी है, बिहेवियर, उसके व्यवहार को, एंड द ग्रोथ, और उसके विकास को। डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और इसके साथ साथ डेवलपमेंट और मैच्योरेशन को भी प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, जो बाहरी ताकतें और जो बाहरी कंडीशंस होती हैं, जो इन सब चीज़ों को प्रभावित करती हैं, उन्हें एक करके एनवायरनमेंट के रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है। बोरिंग, लैंगफेल्ड एंड वेल्ट। द एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट अफेक्ट्स द इंडिविजुअल एक्सेप्ट हिज जीन्स। जीन्स के प्रभाव को छोड़कर इंसान को जो भी चीज प्रभावित करती है वही एनवायरनमेंट है। वुडवर्थ एंड मार्कस इनके अकॉर्डिंग है, एनवायरनमेंट कवर्स ऑल द आउटसाइड फैक्टर्स that have acted on the individual since he began life। जब से वो जीवन शुरू करता है, यानी जन्म से लेकर मनुष्य को जो भी आउटसाइड फैक्टर्स, उसकी अंदरूनी जीन्स को छोड़कर जो भी आउटसाइड फैक्टर्स उसको प्रभावित करते हैं, वही एनवायरनमेंट है। नेक्स्ट जो पेज है वो देखते हैं, पेज नंबर 54। Nature refers to what a child has inherited genetically from her parents both, while the influence of environment on the development of the child is referred to as nature. Nature refers to what a child has inherited genetically, मतलब प्रकृति किस चीज को संबोधित करती है? प्रकृति जो है वो कहती है कि बच्चे को अपने माता पिता से जो भी आनुवंशिक रूप में जो मिला है, जो कुछ, वही प्रकृति है। और जो प्रभाव है एनवायरनमेंट का उसके विकास के ऊपर, उसको नर्चर कहते हैं। सॉरी, नेचर नहीं, उसको नर्चर कहते हैं। नर्चर का आप हिंदी अर्थ जो है वो कह सकते हो कि पोषण। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति तो बच्चे को जो कुछ पेरेंट्स से मिला है वो प्रकृति है उसकी, और जो प्रभाव है एनवायरनमेंट के, उसके डेवलपमेंट के ऊपर, उसे नर्चर कहते हैं, उसे पोषण कहते हैं। टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सन वी हैव टू स्टडी द कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन नेचर एंड नर्चर और हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी मतलब जो पेरेंट्स से प्राप्त हुआ है वो तो नेचर होगी, और जो एनवायरनमेंट का प्रभाव है उसे नर्चर बोलते हैं। तो हमें क्या करना होगा कि किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट को सही तरीके से अगर हमें स्टडी करना है, तो हमें जो कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन है, जो एक तरह से मतलब जटिल जो आपस में संबंध हैं किस किस चीज के, नेचर और नर्चर के या हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के, उनको ध्यान से समझना होगा। एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस आर इंपॉर्टेंट बोथ एट द प्रीनेटल and postnatal stages of a human development, of human development। मानव जो डेवलपमेंट है, मानव जो विकास है, उस विकास में प्रसव पूर्व और प्रसव के बाद दोनों जो चरण हैं, उनके अंदर पर्यावरण के जो प्रभाव हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट कहता है, एट द प्रीनेटल स्टेज व्हेन ए fetus is in the mother's womb, internal or external harmful agents such as certain legal or illegal drugs, alcohol, lead, pollutants can harm the unborn baby's development। अब देखिए, जो प्रीनेटल स्टेज है, प्रसव पूर्व, जन्म से पहले की जो स्टेज है, उसमें जब भ्रूण मां के गर्भ में होता है तो क्या होता है कि जो इंटरनल या एक्सटर्नल जो भी हार्मफुल एजेंट्स हैं,
चाहे वो मदर के बॉडी के अंदर हैं या मदर की बॉडी से बाहर के हैं, लेकिन जो भी हार्मफुल एजेंट्स हैं वो बच्चे को हानि पहुंचा सकते हैं। और उनमें कैसे कैसे हैं, जैसे चाहे लीगल या इलीगल ड्रग्स हों, मतलब जो भी दवाइयां हैं, शराब, लेड, शीशा जिसे बोलते हैं, पोल्यूटेंट ही है ये भी, और पोल्यूटेंट्स दूसरे जो प्रदूषण के कण होते हैं वो सब क्या कर सकते हैं, अनबोर्न बेबी के डेवलपमेंट को हानि पहुंचा सकते हैं। द मदर्स नर्चर डिजीजेस एंड इमोशनल स्ट्रेस कैन ऑल्सो अफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ द फिटियस। भ्रूण के डेवलपमेंट को मदर का नर्चर नहीं, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन है, जो पोषण है उसके अंदर, वो जो बीमारी है वो, और जो भावात्मक तनाव है, जो इमोशनल स्ट्रेस है मदर के अंदर, वो भी बच्चे के भ्रूण के विकास को प्रभावित कर सकता है। आफ्टर बर्थ, फिर जन्म के बाद, सेवरल टाइप्स ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑपरेट टू इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। जन्म के बाद बहुत सारे जो हैं पर्यावरणीय कारक होते हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करने का काम स्टार्ट कर देते हैं। The ecological system theory. The ecological systems theory of development views environmental factors organized as concentric circles of systems. This theory was proposed by Bronfenbrenner in 1973. तो ब्रॉनफेनब्रेनर ये 1973 में इन्होंने सिद्धांत दिया था किस चीज का, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी का। ठीक है, इकोलॉजिकल सिस्टम्स थियरी, और ये हिंदी में क्या कह सकते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का विकास। इसका जो इन्होंने सिद्धांत है वो दिया था। उसमें क्या है कि जो पर्यावरण के कारकों को एक सिस्टम की, मतलब ये देखिए ये है वो, तो यहां पर क्या कर रखा है कि ये गोले जो बना रखे हैं इनके थ्रू दिखा रखा है, केंद्रित चक्रों के रूप में व्यवस्थित किया गया है किस चीज को, जो भी फैक्टर्स, जो चीजें प्रभावित करती हैं, मतलब जो पर्यावरणीय कारक हैं, पर्यावरण के जो कारक हैं, आई डोंट नो हाउ टू राइट पर्यावरण, यह के ऊपर आएगा रे या रेड पर के अंदर आएगा, ये के ऊपर आएगा शायद, पर्यावरण। तो पर्यावरणीय जो कारक हैं, जो भी पर्यावरणीय कारक हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं, वो ऑर्गेनाइज किए हैं किसमें, चक्रों के अंदर, सर्कल सिस्टम के अंदर। तो उनको देखना है कि किस तरह से, कैसे वो प्रभावित करते हैं, वो एक बार यहां पर हम देख लेते हैं। यहां इंडिविजुअल है, ठीक है, तो यहां पर जो है वो इंडिविजुअल है, और ये जो चीजें हैं, ये बाकी की जो चीजें हैं, जैसे चर्च हो गया, पीर्स हो गए, हेल्थ हो गई, तो ये जो सारी चीजें हैं इस चक्र के अंदर जो चीजें आती हैं पहले के अंदर, उसको माइक्रो सिस्टम कहते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो के बाद मेसो सिस्टम आता है, मेसो सिस्टम के बाद एक्सो सिस्टम और मैक्रो सिस्टम। माइक्रो, मेसो, एक्सो और मैक्रो। माइक्रो, फिर है मेसो, सॉरी वो सिंगल ऐसा आएगा, मेसो, मेसो के बाद एक्सो, और एक्सो के बाद मैक्रो। माइक्रो, मेसो, एक्सो एंड मैक्रो सिस्टम। तो ये जो चार सिस्टम यहां पर दिखाए गए हैं, इनको हम आगे वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अभी ये देखिए, इकोलॉजिकल सिस्टम्स इन्फ्लुएंसिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ब्रॉनफेनब्रेनर। तो इसमें सबसे पहले माइक्रो,
फिर है मेसो, एक्सो और फिर मैक्रो। तो ये चार सिस्टम, चारों को वन बाय वन चलिए डिस्कस कर लेते हैं। जो माइक्रो सिस्टम है इज द immediate environment at home and interactions between them and the child's own characteristics। ये जो सिस्टम है, जो माइक्रो सिस्टम बताया है, मतलब इसके अंदर क्या है कि ये बच्चे का तुरंत वो होता है इसमें माइक्रो सिस्टम। ये घर पर जो वातावरण मिलता है ना, मतलब हैंडी जो होता है बिल्कुल वो होते ही, तो उसे माइक्रो सिस्टम कहते हैं। और ये घर पर बच्चे को मिला हुआ तत्काल जो वातावरण होता है, इंस्टेंट जो इमीडिएट एनवायरनमेंट जो होता है वो होता है। और उसमें जो फैमिली मेंबर्स होते हैं और जो बच्चे की विशेषताएं होती हैं, उनके बीच में आपस में संबंध बनते हैं। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मेसो सिस्टम। मेसो सिस्टम के अंदर क्या होता है? कंसिस्ट्स ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन फैमिली मेंबर्स एंड स्कूल एंड नेबरहुड। बच्चा कहाँ कहाँ पर अपने रिलेशनशिप बनाता है? फैमिली मेंबर्स के साथ, स्कूल में और नेबरहुड में। मतलब अब फैमिली से बाहर आ गया, स्कूल और नेबरहुड भी उसमें ऐड हो गया। फिर है एक्सो सिस्टम। एक्सो सिस्टम में क्या होता है? रेफर्स टू द इन्फ्लुएंसेस ऑफ इनडायरेक्ट एजेंसीज सच एज वर्क प्लेस ऑफ द पेरेंट्स और कम्युनिटी सर्विसेज। ये एक्सो सिस्टम के अंदर इनडायरेक्ट एजेंसीज आती हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती हैं। जैसे जो पेरेंट्स हैं वो कहाँ पर काम कर रहे हैं, तो उनको प्रभाव डालना तो चाहिए पेरेंट्स के ऊपर, लेकिन वो बच्चे के डेवलपमेंट पे भी प्रभाव डालते हैं। और जो कम्युनिटी सिस्टम है, जो कैसी कम्युनिटी में वो रहते हैं, जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं वो भी बच्चे को प्रभावित करती हैं। फिर आता है मैक्रो सिस्टम। मैक्रो सिस्टम में क्या है? ये आउटरमोस्ट लेयर है विच इंक्लूड्स कल्चरल वैल्यूज, लॉज एंड कस्टम्स। द सिस्टम्स आर एवर चेंजिंग एंड डायनामिक। और ये सारे के सारे सिस्टम्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और डायनामिक हैं, मतलब इनमें परिवर्तन होता रहता है। सबसे पहले फैमिली, फैमिली के बाद फैमिली, स्कूल, फिर नेबरहुड। उसके बाद जो पेरेंट्स का वर्क प्लेस या जो कम्युनिटी सर्विसेज हैं, कम्युनिटी सर्विसेज। और उसके बाद जो है लास्ट में उसमें आती हैं कल्चरल वैल्यूज, CULTURL, कल्चरल वैल्यूज, लॉज और कस्टम्स। ठीक है। और ये क्या है? ये है माइक्रो, फिर है मेसो, फिर है एक्सो और एक्सो के बाद है मैक्रो। तो ये चारों जो सिस्टम हैं इनको थोड़ा ध्यान से समझना है। अब आगे बात करते हैं। देयर इज ऑल्सो ए क्रोनो सिस्टम। इन चार के अलावा एक क्रोनो सिस्टम भी है विच रिफर्स टू द टाइम डायमेंशन। वो समय को दर्शाता है। एज द चाइल्ड ग्रोज देयर आर चेंजेस विद इन ईच सिस्टम एंड ऑल्सो चेंजेस ड्यू टू चाइल्ड्स इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। मतलब एनवायरमेंट के जितने ये चारों जो सिस्टम हैं, जैसे जैसे बच्चा ग्रो करता है तो इन सिस्टम्स में भी चेंज आता जाता है। अब देखिए क्या होता है, जब इन्फेंट होता है बच्चा, इन्फेंट तो पूरी तरह से फैमिली के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जब वो पूरी तरह से फुल्ली अडल्ट हो जाता है, मतलब पूरा विकसित हो जाता है, तो वो फैमिली के ऊपर उतना डिपेंडेंट नहीं रहता। तो सिस्टम में तो चेंज आएगा ही ना, जैसे समय बीतेगा जैसे जैसे, तो सिस्टम में चेंज आता है, इन सिस्टम्स में चेंज आता है। और ये जो चेंज है ये बच्चे के अंदर भी होता है और जो इंटरेक्शन है उसकी एनवायरनमेंट के साथ, उसकी वजह से भी होता है। मतलब कैसे वातावरण में वो किस तरह से उनसे संबंध बना रहा है, उन सब चीजों से ये चेंजेस आते हैं। ऑन द होल, इन इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी, children are both products and producers of their environments। जो
इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी है, इसके अंदर अगर मोटे तौर से देखा जाए तो बच्चा क्या है, वो एनवायरमेंट का प्रोडक्ट भी है, मतलब एनवायरमेंट उसको प्रभावित करता है और प्रोड्यूसर भी है। ठीक है, यानी ये एनवायरमेंट को भी प्रभावित करता है, ये बच्चा एनवायरमेंट को क्रिएट भी करता है। द प्रेजेंट व्यू ऑफ डेवलपमेंट गिव्स इंपॉर्टेंस टू बोथ नेचर एंड नर्चर। जो ये वर्तमान जो थियरी है, कौन सी, इकोलॉजिकल सिस्टम थियरी, ये दो चीजों को महत्व देती है, नेचर को भी नर्चर को भी। नेचर किससे संबंधित है, जो पेरेंट्स से जो भी हेरिडिटी रूप में मिला है, जो जीन्स वगैरह मिले हैं, और नर्चर किससे संबंधित है, एनवायरमेंटल जो फोर्सेस हैं और उनका जो इफेक्ट है उससे संबंधित है नर्चर, और नेचर पेरेंटल जीन्स वगैरह से संबंधित होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा पेज 55। पेज 55 में ये कहता है कि जो हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर इनसेपरेबली इंटरवोवन। हेरिडिटी और एनवायरमेंट यानी ये क्या हुआ, नेचर, और ये क्या हुआ, नर्चर। ये दोनों चीजें, या ये दोनों चीजें कह लीजिए आप, वो इनसेपरेबली इंटरवोवन, आपस में इतने गुथे हुए हैं कि उनको आप अलग अलग नहीं कर सकते। ईच अफेक्टिंग द इंपैक्ट ऑफ द अदर ऑन द चाइल्ड, और उनमें से दोनों अफेक्टिंग द इंपैक्ट ऑफ द अदर। जैसे एनवायरमेंट जो है वो प्रभाव डालता है किसके ऊपर, हेरिडिटी के प्रभावों के ऊपर। हेरिडिटी किस पे प्रभाव डालती है, एनवायरमेंट के प्रभावों के ऊपर। ठीक है, तो वो दोनों एक दूसरे के प्रभावों के ऊपर प्रभाव जो है वो डालते हैं बच्चे के अंदर। डेवलपमेंट देयरफॉर हैज सर्टेन यूनिवर्सल फीचर्स एज वेल एज फीचर्स यूनिक टू द इंडिविजुअल। इसी वजह से डेवलपमेंट की कुछ यूनिवर्सल फीचर्स हैं और कुछ यूनिक फीचर्स होती हैं जो हर मनुष्य के अंदर अलग अलग होती हैं। इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ हेरिडिटी। भाई हेरिडिटी जो वंशानुगतता है, जो अनुवांशिकता भी आप कह सकते हो इसको, मतलब हेरिडिटी के रूप में, मतलब उसका कैसे क्या विकास हुआ है उस चीज को समझना इंपॉर्टेंट है, बट मोर फ्रूटफुल टू अंडरस्टैंड हाउ द एनवायरमेंट कैन बी इम्प्रूव्ड। लेकिन उससे भी ज्यादा लाभकारी ये चीज होगी, ये समझना होगा कि एनवायरमेंट को किस तरह से इंप्रूव किया जाए, सो एज टू हेल्प द चाइल्ड डेवलप इन द बेस्ट पॉसिबल वे विद इन द लिमिट्स सेट बाय हेरिडिटी। मतलब हेरिडिटी की जो लिमिट्स हैं, हेरिडिटी ने ये जो लिमिट्स सेट कर दी, इनसे बच्चा बाहर नहीं जा सकता, लेकिन एनवायरमेंट को समझकर उसको इंप्रूव किया जा सकता है ताकि इन हेरिडिटी की लिमिट्स के अंदर जो है बच्चा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाए। क्लियर। अब देखते हैं हेरिडिटी और एनवायरमेंट, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। भाई हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है या एनवायरमेंट इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो हमें देखना है। Different researchers have different viewpoints regarding relative importance of heredity and environment. जो heredity और environment, इनका जो relative वो है importance जो है, यानी इनकी आपस में एक दूसरे के साथ संबंध रखते हुए जो विशेषता है, जो महत्व है, उसके बारे में अलग अलग रिसर्चर के अलग अलग व्यू पॉइंट देखने को हमें मिलते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है वो हम देखते हैं। हेरिडिटी इज ऑल इन ऑल। सबसे पहला क्या है, जो अनुवांशिकता है वही सब कुछ है। हेरिडिटी इज ऑल इन ऑल अकॉर्डिंग टू विगम के अनुसार नियरली ऑल द मिजरी
and nearly all the happiness in the world are due not to environment. संसार की जो सारी की सारी हैप्पीनेस है या जो मिजरी है, जो दुख और खुशी दुनिया में जितनी भी है, वो किसकी वजह से नहीं है? वो एनवायरमेंट की वजह से नहीं है. डिफरेंसेस अमंग मेन आर ड्यू टू डिफरेंसेस इन द जर्म सेल्स विद विच दे आर बोर्न. मनुष्यों के अंदर जो डिफरेंसेस आते हैं, मतलब जो उनके अंदर अलगाव जो मिलता है हमें, यानी जितने भी मतभेद होते हैं, भाई एक को खुशी मिलती है किसी काम को करने में, एक को नहीं मिलती, या एक को किसी चीज से ज्यादा परेशानी होती है, दूसरे को नहीं होती. तो ये जो सारी चीजें हैं, ये एनवायरमेंट की वजह से नहीं है विंगम के अकॉर्डिंग. ये किसकी वजह से? ये हैं जो जर्म सेल्स होते हैं विद विच दे आर बोर्न, जिनके साथ बच्चा पैदा होता है, यानी जो जीन्स होते हैं, जीन्स के अकॉर्डिंग ये सब होता है. तो हेरिडिटी का जो प्रोडक्ट है वो है जीन. तो हेरिडिटी ऑल इन ऑल है, सब कुछ है, यही खुशी गम हर चीज को यही प्रभावित करती है. फिर है एनवायरमेंट इज ऑल इन ऑल. दूसरे कहते हैं कि भाई एनवायरमेंट ही सब कुछ है, हेरिडिटी वेरिडिटी कुछ नहीं है. वाटसन जो है कंसिडर्ड एनवायरमेंट ऑल इन ऑल इन ह्यूमन डेवलपमेंट. वाटसन ने किसको ऑल इन ऑल माना है? एनवायरमेंट को. ये भी क्वेश्चन आ सकता है भाई एनवायरमेंट को ऑल इन ऑल किसने माना है ह्यूमन डेवलपमेंट में? तो वाटसन ने. और हेरिडिटी को ऑल इन ऑल किसने माना है? विगम ने. चलिए, ही स्टेटेड, उन्होंने कहा है, देयर इज नो सच थिंग एज इनहेरिटेंस ऑफ कैपेसिटी, टैलेंट, टेम्परामेंट, मेंटल कंस्टिट्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. जो ये क्या नाम है इनका, वाटसन जो है, वाटसन उन्होंने कहा कि क्षमता, प्रतिभा, स्वभाव, मानसिक जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बनावट है वो, और जितनी भी विशेषताएं होती हैं दूसरी, उनके बारे में विरासत जैसी कोई चीज नहीं है कि वो विरासत में मिले. देयर इज नथिंग फ्रॉम विद इन टू डेवलप. ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग फ्रॉम विद इन टू डेवलप. मनुष्य के अंदर से, मान लीजिए ये ह्यूमन बीइंग है, तो इसके अंदर से ऐसी कोई चीज नहीं है जो डेवलप होनी है. ठीक है. यू डू नॉट नीड एनीथिंग एल्स इन द वे ऑफ रॉ मटेरियल टू मेक ए मैन. अगर आपको एक आदमी बनाना है, एक इंसान बनाना है, मतलब उसको किसी भी तरह से, किस रूप में, अगर आपको किसी भी रूप में उसे ढालना है, भाई हैप्पी मैन बनाना है, दुखी बनाना है, क्रिमिनल बनाना है, या पुलिसमैन बनाना है, या लॉयर बनाना है, क्या बनाना है, मतलब आपको उस रास्ते में जब आप उसको बनाने चलोगे, जब आप ये प्रयास करोगे, तो उस रास्ते में आपको किसी भी रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं है. मतलब आप ये नहीं कहोगे कि भाई मुझे अब ये चीज चाहिए, इसके अंदर ये चीज होनी चाहिए थी. बी दैट मैन ए जीनियस, चाहे आप उसे जीनियस बना लो, कल्चर्ड जेंटलमैन हो, या राउडी और ठग हो, मतलब बहुत राउडी टाइप होते हैं ना, उत्तेजक हो, या ठग मतलब जो ठगी वगैरह करता हो, लाइक दैट, मतलब थोड़ा चीटर टाइप इंसान हो. तो इस तरह का आप उसमें से कोई भी इंसान जो है वो बना सकते हो. आपको किसी दूसरी चीज की जो है जरूरत नहीं पड़ेगी. आगे जो है ये कहता है, these extreme positions were taken with respect to nature nurture controversy. ये जो एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ये नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी में ली गई हैं. यानी ये जो एक्सट्रीम जो सिचुएशंस आई, जो पोजीशंस आई, उनको मतलब प्रकृति और पोषण विवाद के रूप में हमने माना है. यानी ये एक्सट्रीम पोजीशंस कौन सी? भाई एक ने कहा कि हेरिडिटी इज ऑल इन ऑल. ठीक है,
हेरिडिटी, दूसरे ने कहा एनवायरमेंट इज ऑल इन ऑल। तो इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के रूप में हमने इनको लिया है। बट मॉडर्न रिसर्चर्स एक्सेप्ट द रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। देखिए, पहले आपके पास आएगा ये, क्या नाम है इसका, विगम, हेरिडिटी ऑल इन ऑल, ठीक है, विगम, और फिर है वाटसन। तो विगम और वाटसन दोनों जो है वो कंट्रोवर्सी में है। विगम कहता है हेरिडिटी ऑल इन ऑल है, वाटसन कहता है कि नहीं, हेरिडिटी जैसी कोई चीज नहीं होती, एनवायरमेंट जो है वो ऑल इन ऑल है। और यही जो एक्सट्रीम पोजीशंस आती हैं, इनको हमने नेचर नर्चर कंट्रोवर्सी के रूप में लिया है। लेकिन जो मॉडर्न रिसर्चर हैं वो दोनों को, हेरिडिटी और एनवायरमेंट दोनों को ही इंपॉर्टेंट मानते हैं। दे टॉक अबाउट हेरिडिटी इन द एनवायरमेंट, मतलब वे हेरिडिटी की बात करते हैं लेकिन एनवायरमेंटल सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। एनी ट्रेट ऑफ द इंडिविजुअल इज ए प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। किसी भी व्यक्ति की कोई भी विशेषता जो है, ट्रेट जो है, जो गुण है उसके अंदर, वो दो चीजों से मिलकर बनता है। और वो दोनों चीजें कौन सी हैं? एक हेरिडिटी और एक एनवायरमेंट, यानी पर्यावरण और जो आनुवंशिकता है, उन दोनों से मिलकर कोई ऐसी चीज बनती है। द इंडिविजुअल डज नॉट इक्वल हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट बट इक्वल्स हेरिडिटी मल्टीप्लाई एनवायरमेंट। दस organism is equal to heredity multiplied by environment। क्या कहते हैं ये जो रिसर्चर हैं, ये मानते हैं कि भाई जो कोई भी व्यक्ति है, इंसान कोई भी है, उसके अंदर, उसको अगर हम देखें कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, जो ओ है ऑर्गेनिज्म, वो किसके बराबर है? हेरिडिटी प्लस एनवायरमेंट नहीं, ऑर्गेनिज्म बराबर है, जीव जो है वो किसके बराबर है? हेरिडिटी मल्टीप्लाइड बाय एनवायरमेंट। ठीक है, तो तब जाके जो है ऑर्गेनिज्म निकलेगा, जो जीव है वो बनेगा। तो ये जो मॉडर्न रिसर्चर हैं, ये दोनों की ही इंपॉर्टेंस को मानते हैं, स्वीकार करते हैं। आगे आता है हेरिडिटी सेट्स द probable biological limit, whereas environment determines the level up to which development is possible. Development is always due to an interaction of heredity and environment. दो चीजें हैं। पहला, जो आनुवंशिकता है, जो हेरिडिटी है, वो क्या सेट करती है? एक संभावित जैविक सीमा सेट करती है कि भाई यहां तक जो है ये जीव का जो डेवलपमेंट है वो होगा। तो जैविक संभावित सीमा सेट की जाती है हेरिडिटी के द्वारा, जबकि एनवायरमेंट जो है वो किस चीज को निर्धारित करता है कि विकास, जो डेवलपमेंट होनी है, वो किस लेवल तक होनी है। मतलब ये जो डेवलपमेंट है, ये डिटरमाइंस करता है, निर्धारित करता है कि डेवलपमेंट किस लेवल तक पॉसिबल है, किस लेवल तक होनी है। यहां तो जो जैविक सीमा निर्धारित की जाती है, यहां डेवलपमेंट की सीमा निर्धारित की जाती है। और डेवलपमेंट जो है इज ऑलवेज ड्यू टू एन इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। तो डेवलपमेंट इन दोनों की ही वजह से होती है। किन किन की वजह से? जो इंटरेक्शन होता है, इनका जो संबंध होता है, आनुवंशिकता और पर्यावरण का जो संबंध होता है, उसी के अकॉर्डिंग विकास होता है। बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।